और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा, जिसमें हमारा सारा ध्यान है इस बात पर कि आज सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुमन चाहर, जो सुलभ इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर चाहर, जब बात होती है इस स्वच्छता की, तो उसमें एक अहम नाम आ जाता है सुलभ इंटरनेशनल का, जो कई मायनों में बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए। आज के दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की बात हो रही है। आप खुद स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई हैं, आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से जोड़ सकते हैं इन दोनों उद्देश्यों को? देखिए, स्वच्छता तो अपने आप में जो है बहुत बड़ा मतलब है और उसके साथ में सुशासन जो वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है जी। यदि सुशासन अच्छा होगा तो स्वच्छता के परिणाम जो है वो अच्छे निकल के आएंगे। और इससे क्या होगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है और सुशासन में जो है हमको जो हमारे नीचे से इवन जन भागीदारी है, फिर हमारे जो सफाई काम करने वाले हैं, अधिकारी हैं, ऊपर अधिकारी हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी मतलब सरकारी अधिकारी जुड़े हुए हैं, पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है। यदि वो सारा का सारा इसमें अगर संवेदनशील हो जाता है, क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो काम किया जा रहा है उस काम को हम ज्यादा बेहतर तरीके से तभी कर पाएंगे, उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे, जब सुशासन होगा? जी बिल्कुल बनता। और अगर जिस तरह की से डॉक्टर चाहर ने बताया कि आपसे बल्कि जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुलभ इंटरनेशनल ने कहीं ना कहीं एक तरह से मिशन के रूप में काम किया, मिशन मोड में काम किया, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार ये स्वच्छता अभियान चला रही है उसमें जनजागरण करना चाहती है, लोगों को जागृत करना चाहती है, लोगों को जोड़ना चाहती है, तो इसको कैसे एक मिशन मोड में चलाया जा सकता है? कुछ खास तकनीक कहें या कुछ डॉक्टर चाहर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बात आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल हम चलना चाहेंगे काशी के अस्सी घाट पर, जहां हमारे संवाददाता अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपसे हम सुबह से इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि अस्सी घाट पर किस तरीके का काम हो रहा है, लेकिन साथ ही आपसे वाराणसी की भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इस घाट के कायाकल्प होने पर वाराणसी के लोगों में किस तरीके का जोश, किस तरीके की खुशी नजर आती है? देखिए, निश्चित रूप से जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो वो यही घाट है जहां पर उन्होंने आरती में भाग लिया था, पूजा की थी। लेकिन वो इस घाट की जो दशा है उसको देखकर काफी अचंभित हुए थे कि करीब जो घाट है पूरा मिट्टी के अंदर वो दबा हुआ है। और मैं अपने कैमरामैन कृष्ण मोहन से चाहूंगा कि आपको वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहीं पर उन्होंने फावड़ा चलाकर जो है इस गंगा को, इस घाट को साफ करने की शुरुआत की थी। और जब अब 45 दिन लगभग हो चुके हैं इस सफाई अभियान के अंदर, बड़े ही एक अच्छी बात यह है कि करीब 18 से 20 नई सीढ़ियां, 3 जो घाट है नीचे की तरफ वो मिट्टी के मलबे में निकल कर आए हैं। जो लोग पहले पहुंच नहीं पाते थे, गंगा के पास तक नहीं पहुंच पाते थे मिट्टी की वजह से, अब बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि शायद ये नया घाट बना है। पूरी सफाई अभियान 40 दिन के अंदर अगर इतनी हजारों मैट्रिक मिट्टी जो यहां से निकाली जा सकती है, तो निश्चित रूप से एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब सफाई अभियान के अंदर लोगों को जो है उसमें कहीं ना कहीं तेजी लानी पड़ेगी। अब ये जो घाट है बिल्कुल लगभग साफ होकर तैयार है। लगातार अभी भी यहां पर काम चल रहा है और प्रधानमंत्री जो हैं यहीं पर आएंगे, वो निरीक्षण करेंगे कि मैंने 40 दिन पहले जो कहा था कितनी तेजी उस कार्य के अंदर आई है। तो निश्चित रूप से वो यहां पर आएंगे, निरीक्षण करेंगे और बिल्कुल यहीं ऊपर जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर जाकर वो स्वच्छता अभियान में फिर तेजी लाएंगे। खुद वो यहां पर सफाई अभियान में हिस्सा यहां पर लेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ममता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्रालय बना दिया गंगा की सफाई के लिए, खुद उन्होंने इसके यहां से शुरुआत की है, उसके बाद जितनी तेजी से काम हुआ है, बनारस के लोगों के अंदर इतनी खुशी है। वो कहते थे कि जो 40 साल से 50 साल से लोग यहां पर रह रहे हैं, वो कहते थे कि उन्हें मालूम भी नहीं है कि नीचे और भी घाट हैं। सो ये कई दशकों से जो मिट्टी ये जमी हुई थी वो आज मिट्टी हटी है। और ना सिर्फ ये मिट्टी हटी है, बल्कि हम कह सकते हैं कि गंगा के अंदर जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था उसको भी हटाने की एक जो मुहिम शुरू हुई है वो काफी तेजी से यहां पर बढ़ रही है। और अब बनारस जो है वो सिर्फ भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक ऐसा जिला नहीं है जो काफी प्रमुख हो रहा है, दुनिया के
लोग नजर गड़ाए बैठे हैं कि जो एक ये नगरी है वो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक मैसेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के अंदर, उसका जो सफाई अभियान यहां से शुरुआत हुई थी, चाहे वो गंगा की सफाई की हो, इतनी तेजी से कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो वो इस बात से खुशी जाहिर करेंगे। अनुज, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री खुश होंगे। हम बड़ी बड़ी मशीनें वहां देख सकते हैं अपने टीवी सेट्स पर, जैसा कि आप हमें दिखा रहे हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो फोकस था वो इस बात पर भी है कि इस पूरे अभियान से, सफाई अभियान से लोगों को जोड़ा जाए। बनारस के लोग कितने जुड़े हैं इस अभियान से? जैसा आपने ये तो बताया कि ऐसी सीढ़ियां उन्होंने नीचे जो 30-40 थी वो उन्होंने देखी नहीं थी इसके पहले, लेकिन कितना लोग खुद जुड़े हैं इस कार्यक्रम से? और जो अभी आज दूसरे चरण का अभियान जैसा कि आपने बताया कि जगन्नाथ मंदिर वाली गली में शुरू किया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित रूप से सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। जो स्वच्छता अभियान है, यहां का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर हम यहां से जुड़ने की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनको खुद प्रधानमंत्री ने नॉमिनेट किया था। इसके अलावा मनोज तिवारी हैं, भोजपुरी गायक हैं और सांसद भी हैं दिल्ली से, उनको नॉमिनेट किया था। और जो रिलायंस उद्योगपति हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस घाट को गोद लिया था और उन्होंने कहा था कि वो जिस तरीके से भी अपना सहयोग यहां पर दे पाएंगे इस स्वच्छता अभियान में और इस घाट को साफ करने में पूरा देंगे। मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन कृष्ण मोहन से चाहूंगा कि आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आप मिट्टी का मलबा देख रहे हैं, ये करीब यहां से 10 से 15 फीट ऊपर कभी हुआ करता था। नीचे जो 18 सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर यहां पर दबी हुई थी। 40 दिन के अंदर अगर इतनी तेजी से काम हो सकता है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि एक विल पावर होनी चाहिए। कई बार यहां पर प्रोग्राम बने, प्लानिंग बनी कि इसको साफ किया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से बात करें, कोई साल भर का मसौदा तैयार करता था तो कई साल कहता था, लेकिन 40 दिन के अंदर इतना साफ हो जाना और अगले 40 दिन के अंदर पूरे घाट का साफ हो जाना, निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री की जो सोच है, उस सोच को जब शासन ने, प्रशासन ने, आम आदमी ने उसे स्वीकारा तो निश्चित रूप से इतनी तेजी से यह कार्य आगे बढ़ा और ये कार्य बनारस से निकलकर अब देश भर के अंदर चल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ये भी आह्वान किया था लोगों से कि आज जो सुशासन दिवस है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जो सुशासन दिवस मनाया जा रहा है जन्म दिवस के रूप में, निश्चित रूप से सभी सांसद अपने इलाकों में जाएंगे और हिस्सा लेंगे स्वच्छता अभियान में और सुशासन अभियान में। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं बल्कि एक सांसद जो बनारस के सांसद हैं वो यहां आ रहे हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से वो भी एक सांसद हैं जो उन्होंने खुद घोषणा की थी। उस घोषणा पर खुद अमल करते हुए वो अपनी बनारस के संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों से यही एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर कि स्वच्छता अभियान से और गंगा सफाई अभियान से जितनी से ज्यादा तेजी लाई जा सकती है वो लाई जाए, ताकि ये और कहीं अनुज कह सकते हैं कि 80 घाट पर जिस तरीके से काम हुआ है उससे गंगा सफाई अभियान को लेकर भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो ज्यादातर मानसून के भरोसे रहने वाले हमारे इस देश में कभी किसी हिस्से में कभी हम देखते हैं कि कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखे की समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन इस समस्या से निपटा कैसा जाए, इसे निपटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने नदियों को जोड़ने की परियोजना बनाई थी। 10 साल तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद ये योजना अब एक बार फिर से शुरू की जा रही है और नदियों को जोड़ने से बुंदेलखंड की 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों को पानी हासिल हो सकेगा। हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर की ये खास रिपोर्ट देखते हैं। कोई और वक्त होता तो हमारी गाड़ी इस वक्त छतरपुर से पन्ना जाते वक्त सीधे खजुराहो मंदिर की तरफ जाती, जो कि विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, धरोहर है। लेकिन अभी इस इलाके में एक नया आकर्षण जन्म ले रहा है और वो है गंगऊ बांध का, जो बनाया जा रहा है केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के महाप्रयोग का। कुछ सपनों के पूरा होने में वक्त लगता है। नदियों को जोड़कर बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना भी कुछ ऐसा ही था। 10 साल तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद अब केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना से बुंदेलखंड के इलाके में उम्मीद की नई किरणें जाग उठी हैं।
एक जगह में बाढ़ की वजह से लोग परेशान, दूसरी जगह में पानी न होने के कारण लोगों की प्यास नहीं बुझती। तो किस तरह से उस समस्या को हल किया जाए, उसको सोचकर उन्होंने नदियों की जुड़ने के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मुझे विश्वास है कि अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको अमल में लाने के लिए यदि ये योजनाएं पूरी तरह से हम अमल में लाते हैं तो देश की जनता को उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। पिछले दशक भर से सूखे से त्रस्त बुंदेलखंड के लोगों को लगने लगा है कि केन नदी में बाढ़ में बर्बाद होने वाला पानी अब बेतवा में पहुंचकर उनकी खेतों में फसलों को लहलहाएगा। ये बांध बनेगा तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा श्रीमान जी। खेती का उत्पादन बढ़ जाएगा, बिजली का भी हो सकता है कि वहाँ पर पंचक्की लग जाएगी तो बिजली का भी उत्पादन बढ़ जाएगा श्रीमान जी। विंध्याचल की पहाड़ियों पर हरे भरे जंगलों के बीच बल खाता और उबड़ खाबड़ रास्ता हमें उस जगह तक ले आया है जहां पर गंगो बांध के ठीक ऊपर नया दोधन बांध बनाया जाना है। नए बांध की क्षमता 2853 एमसीएम यानी मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की होगी। यहां से 78 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। जो भी सूखा वाला क्षेत्र है, जहां से भी पानी जाएगा जल स्तर बढ़ जाएगा और उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफी एरिया पानी से वंचित है तो उनको सिंचाई का साधन मिल जाएगा। यहां से निकली 220 किलोमीटर लंबी नहर मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों और यूपी के महोबा और झांसी जिलों के 6 लाख हेक्टेयर खेतों को सींचेगा। खेती का जी सर बिल्कुल, जहाँ पे नहर निकली हुई है बहुत ज्यादा प्रकाश होगा उसमें। तो यहाँ पानी की बात बहुत ज्यादा समस्या चल रही है और इसलिए निकली की बहुत लंबी कैनाल निकलने वाली है तो बहुत फायदा मिलेगा। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ये नहर केन से 1074 एमसीएम पानी लेकर चलेगी और पानी के अन्य इस्तेमाल को घटाने के बाद कुल 591 एमसीएम पानी शुद्ध रूप से बेतवा में पहुंचाएगी। केन का पानी नहर के जरिए बरुआ सागर के चंदेल कालीन तालाब और वहां से पारिछा बांध से बेतवा में पहुंचेगा। परियोजना के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में बेतवा पर 4 नए बांध भी बनाए जाएंगे और इससे रायसेन और विदिशा में सिंचाई के इंतजाम होंगे। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व जंगल के अंदर बनने वाले दोधन बांध में छतरपुर जिले के डूढन, भुरकुआ, सुकवाहा, बसुधा, कुप्पी, पिलकोहा जैसे 10 आदिवासी बहुल वन ग्राम डूब जाएंगे। दिक्कत यह है कि डीपीआर तैयार होने के बाद गांव वालों को मुआवजे की रकम उचित नहीं लग रही। 8 लाख में हम क्या करेंगे? 8 लाख 63,000 में क्या करेंगे? कैसे बच्चे पालेंगे अपने? पूरा मकान, जमीन, जायदाद सब छोड़ के जाएंगे तो 8 लाख में क्या करेंगे हम? पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बसे इन गांवों पर पहले ही प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से विस्थापन का खतरा था। अब इन गांव वालों की विस्थापन की 2 वजहें हो गई हैं। डूब में आने वाले गांवों में डूढन गांव अपनी आसपास की दुनिया से एकदम कटा हुआ है। टाइगर रिजर्व के कोर जोन में होने की वजह से गांव में सड़क, बिजली या पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को पीने का पानी भी केन नदी जाकर लाना पड़ता है। ऐसे में गांव वाले ठीक ठाक मुआवजा मिलने पर गांव छोड़ देने को राजी हैं। नदियों को जोड़ने का ये महाप्रयोग पूरे इलाके के लिए वरदान साबित हो सकता है। बस बांध के विस्थापितों के लिए सरकार संवेदनशील रवैया अपनाए तो सोने में सुहागा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि देश की नदियों को आपस में जोड़ा जाए ताकि कम पानी वाले इलाकों में भी पानी पहुंचाया जा सके, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। लेकिन ऐसी परियोजनाओं में जैसे कि केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना है, ऐसी परियोजनाओं में भी ऐसे लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए जो खुद वंचित तबके से आते हैं, कमजोर तबके से आते हैं। उनके साथ संवेदनशील रवैया अपनाकर उन्हें उचित और सही मुआवजा देकर कहीं ऐसी परियोजनाओं का सपना पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन राजेश रिखी के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, पन्ना टाइगर रिजर्व के डोडन गांव से। तो आजादी के इतने सालों बाद भी पानी की बाट जो रहे इन गांवों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है नदियों को जोड़ने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना।
जी बिल्कुल, और ये नदियों की जो परियोजना है ममता, निश्चित तौर पर जैसा कि अभी हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ही ये सपना था और उसको ये सरकार आगे बढ़ा रही है। फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हमारा खास कार्यक्रम ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा। और कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे अपने खास मेहमान डॉक्टर सुमन चाहर से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल में। मैडम चाहर, आपसे जो इसके पहले हमारी बातचीत हो रही थी उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से इस कार्यक्रम को, यानी जो भारत का स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम है, उसको कैसे मिशन मोड में लाया जाए, क्योंकि सुलभ इंटरनेशनल को इस तरह से चलाने का आप लोगों का अनुभव है। क्या आप एक तरह से कहें कि दिशा निर्देश देंगी या कौन से पॉइंट्स ऐसे रखना चाहेंगी इस बारे में? देखिए, मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि सुलभ तो 44 ईयर्स से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब ने इसकी स्थापना 70 में की और तब से उन्होंने इसको एक आंदोलन का स्वरूप दिया कि हमारे यहाँ तो जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए संस्था में जो अधिकारी हैं, सभी लोगों का ध्येय ये है कि हर घर में शौचालय हो, हर स्कूल में शौचालय हो, हर जगह सफाई हो, चाहे वो अस्पताल हो, शहर हो या कहीं भी हम जाएं, वो जगह साफ नजर आनी चाहिए। तो इसमें जो है हम ये कहेंगे कि जब तक हम सब लोग एक कड़ी के साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, जब तक एक कड़ी में काम नहीं करेंगे, सब लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी, तब तक हम इस कार्यक्रम को जो स्वरूप आना चाहिए वो तब तक लोगों को जोड़ने की बात हो रही कि लोगों को कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि सुलभ इंटरनेशनल जिस तरह से उसने काम किया, आपने बताया कि निश्चित तौर पर शौचालय की बात कही है और ढेर सारी सफाई की बात कही है, लेकिन जो कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान, इसका मेन मोटो या मेन जो फोकस है कि इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी इस कार्यक्रम में, तब तक सफाई पूरी नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, जन भागीदारी अपनी जगह पर है, लेकिन जन भागीदारी के साथ साथ जो है ना, दूसरे भी कंपोनेंट्स जरूरी हैं। जब हम कहीं भी हम जाकर के अवेयरनेस करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि देखिए आप कूड़ा यहाँ मत फेंकिए, यहाँ फेंकिए, तो पर कूड़े को उठाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए साथ के साथ। उसके साथ में जो उसके जो निपटान निष्पादन से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, वो चीजें भी पूरी होनी चाहिए, तभी उसको आप एक परिपूर्ण रूप में आप देख पाओगे कि हाँ, वो काम आपको होता नजर आ रहा है, सफाई होती नजर आ रही है। यहाँ पे सुशासन अहम हो जाता है। डॉक्टर चाहर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने 80 घाट के दृश्य देखे तो वहां पर देखा सुलभ इंटरनेशनल के पोस्टर्स लगे थे, गंगा मां की सेवा। गंगा स्वच्छ अभियान में और 80 घाट के खासतौर पर स्वच्छता अभियान में किस तरीके से सुलभ इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है? हम लोगों ने वैसे जो बनारस में सुलभ शौचालय तो बनाए हुए हैं कि कोई भी आदमी खुले में शौच के लिए ना जाए, और घाट पर भी विभिन्न घाटों पर शौचालय बने हुए हैं। और 80 घाट में जो है हम लोग पूरा सफाई का ध्यान रखते हैं, और जो भी कूड़ा नदी में लोग, जैसे हमारी आस्था है कि हम लोग दीप जलाते हैं, हम लोग फूल फेंकते हैं, तो हमारे लोग जाते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो तुरंत नाव में बैठ के जाते हैं और वो सबको उठा करके जो है एक सुनिश्चित जगह पर उसको रखते हैं और फिर उसका निष्पादन किया लेकिन जाता इससे है। तो लोगों के पास को भी समझाया जाता होगा, उन्हें भी जागरूक किया जाता होगा कि ऐसा मत करें या आप भी स्वच्छ अभियान में जुड़िए। लेकिन देखिए, ये हमारे ना जो व्यवहार है उसमें थोड़ा बदलाव लाने में समय लगता है। अभी हमारी गंगा मैया में बहुत आस्था है। हम लोग सोचते हैं कि अगर दीप जलाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, तो लेकिन मनोकामना पूर्ण होगी तो लेकिन गंगा सब मैया माँ साफ भी रहनी चाहिए। आपको लगता है लोगों के बीच में भी इसको लेकर कुछ बदलाव आ रहा है व्यवहार? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आ रहा है, और लोग पहले से जो है आप देखेंगे अब तो घाट बहुत अच्छे साफ रहते हैं, लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारे जो सुलभ के वॉलेंटियर्स हैं वो वहां रह करके सफाई करते हैं, और हमारे जो संस्थापक सर हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब, वो तो इसके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि जो है घाट बिल्कुल साफ रहे, नदी बिल्कुल साफ रहे और उसमें किसी भी तरह का जो है कोई भी गंदगी और ना जाए। डॉक्टर देखा जाए तो स्वच्छता अभियान को केंद्र सरकार भी विभिन्न स्तर पर उठा रही है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्री जेपी नड्डा ने आज सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता अभियान की समीक्षा की और वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सफदरजंग बस स्टैंड पर फैली गंदगी की भी सफाई की और उनके साथ दक्षिण दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थी। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। और निखिल, कहीं ना कहीं बहुत अहम है ये वाली बात। जी बिल्कुल, जन आंदोलन बनाने की बात है। देखते हैं क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री। यह एक जन आंदोलन में बदला है। इसी को हम और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सब लोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसको और पुख्ता तरीके से एक जन आंदोलन को कैसे मजबूती प्रदान की जा सके, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छता की दृष्टि से हमारे अस्पताल एक बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहां स्वच्छता होनी चाहिए और रहनी चाहिए। उस पर बल देने के लिए मैं समय समय पर अस्पतालों में जाकर के खुद भी सफाई करता हूं। ममता, अगर देखा जाए जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने जाकर सफाई की है, जब से ये सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं एक से एक लोग इसमें जो भी हर क्षेत्र से जुड़े हुए आगे आकर के, आपने देखा होगा इन चीजों की कई बार कई लोगों के द्वारा, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा या ऐसी मनोदशा से सहमत न होने वाले लोगों के साथ में वो इसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जिसको हम एक बार फिर बात कहेंगे कि जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और जैसा कि उनके साथ में जो मंत्री कर रहे हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जब तक मंत्री या जो समाज के आगे रहने वाले लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में वो इसको नहीं करेंगे तब तक लोग भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। और इसी वजह से शायद एक सोच में भी बदलाव दिख रहा है। पहले एक वक्त था जब लोग कहते थे कि भाई साफ सफाई कर लो तो लोग उसको हंस के टाल देते थे, लेकिन आज जब कोई व्यक्ति कहता है कि आप गंदगी ना फैलाएं तो बाकी लोग भी इसे एक हक मानते हैं, इसको दूसरे को टोकना और रोकना कि आप ऐसा मत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है और समाज में हर व्यक्ति को इस जिम्मेदारी में आगे बढ़कर काम करना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था तब से अब तक हालांकि कुछ वक्त बीत चुका है, लेकिन हर दिन ये इस मोर्चे पर आगे हम जरूर बढ़े हैं कुछ ना कुछ। लेकिन क्या रहा है स्वच्छ भारत अभियान, आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? फिर आया दिन बापू जयंती का। बापू के एक सपने को पूरा करने की एक नई शुरुआत का दिन। हम सब ने ली शपथ। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था और उसके लिए समय दूंगा। ये बात जानना और उसे समझना आसान नहीं था कि सफाई का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम आम लोगों का है। सफाई हमारा सामाजिक दायित्व है। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। ये उस देश की बात है जहां बापू बार बार इस बात पर जोर देते थे कि जहां बाहरी और आंतरिक स्वच्छता यानी सफाई होती है, ईश्वर वहीं होता है। जब दौर गुलामी की जंजीरों से जूझने का था तो ऐसे में एक मुद्दा बेहतर समाज का भी था। तभी एक मंत्र दिया उस महात्मा ने,
स्वच्छता आजादी से महत्वपूर्ण है। यानी महात्मा गांधी हमसे अपील करते हैं कि हर आदमी, चाहे औरत हो या मर्द, उसे अपनी कुरीतियों से सबसे पहले मुक्ति पानी होगी, तभी सच्चे अर्थों में आजादी मिलेगी। लेकिन यह अभियान क्यों जरूरी था? क्योंकि आज भी ग्रामीण भारत के 62% से ज्यादा परिवारों के पास बाथरूम की सुविधा नहीं है। ग्रामीण भारत में लगभग 60% और नगरीय भारत में लगभग 9% परिवारों के पास शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये भयावह आंकड़े एक तरह का बुलावा है बीमारियों का। सरकार ने यह तय किया कि अब जरूरत है जागने की, घर की सफाई से आगे बढ़कर स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पाने की। जरूरत है बापू की उस पुकार को सुनने और अपनाने की जो कहती है कि हर आदमी अपना सफाई कर्मी खुद बने। हालात अच्छे नहीं थे तो जरूरत थी प्रेरणा की। ऐसे में प्रधानमंत्री ने 9 लोगों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री की पहल ने चेन रिएक्शन की तरह काम किया। धीरे धीरे स्वच्छ भारत अभियान आंदोलन की शक्ल लेने लगा। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। कदम उठ चुके हैं, हाथ बढ़ाए जा चुके हैं। जरूरत है कदम से कदम मिलाने की, हाथ से हाथ थामने की। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने की। ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा, ये वादा कर लिया हमने। तो वादा तो हमने कर लिया है, अब वक्त है इस वादे को पूरा करने का भी। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन चाहर। डॉक्टर चाहर, जब से स्वच्छता की बात शुरू हुई है तब से हम लगातार देख रहे हैं कि स्वच्छता के साथ साथ शौचालय की अहमियत भी बढ़ गई है। आप तो खुद जमीनी स्तर पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करती आ रही हैं। पिछले 40 साल में जो काम हुआ, उसके बाद पिछले 2 महीने में, 3 महीने की अगर हम बात करते हैं, कुछ बदलाव आप भी महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं। जो पहले सुलभ, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को जागरूक करती थी, अधिकारियों को, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स पे सफाई रखनी चाहिए, स्कूल्स में शौचालय होना चाहिए। देखो, आपको पता होगा कि गांव में यदि शौचालय नहीं होता है तो लड़कियों को उनके माँ बाप स्कूल नहीं भेजते हैं। ये एक सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने भाषण में उसको जोड़ा और जिक्र किया था। तो इसमें जब हम लोग जाते हैं स्कूल में, कहते हैं कि प्रिंसिपल से कि देखिए आपका शौचालय अच्छा नहीं है, ये कहते हैं अरे मैडम ये सब बातें मत कीजिए, आप बताइए ना हमारे स्कूल में बिजली कैसे आएगी, पानी कैसे आएगा। यानी इन चीजों को उतनी प्राथमिकता दी नहीं जाती थी, लेकिन अब शायद तस्वीर उलट चुकी है। और जब सुलभ शुरू हुआ था तो पाठक साहब बताते कि मैं किसी के घर जाता था बात करने के लिए, तो कहते अरे आप ना अभी शौचालय की बात मत कीजिए, पहले चाय वाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। तो अब शौचालय की बात हर आदमी कर रहा है, हर अधिकारी कर रहा है। एक बेहतर बात, सबसे अच्छी बात यह है कि अब शौचालय की बात, सफाई की बात लोग करने लगे हैं पिछले 2-3 महीने से ही सही, लेकिन इस कार्यक्रम को अब गति मिली है, ये एक सबसे अच्छी बात है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हमारा कार्यक्रम ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत।
जी बिल्कुल, और एक बार फिर रुख करेंगे वाराणसी का, जहां हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, अभी जब आपसे इससे पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि किस तरह से लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, और आपने बताया कि जो काम महीनों में नहीं बल्कि सालों में होना था वो सिर्फ 2 महीने में करके दिखाया है। आज उसकी एक अगली कड़ी है। अनुज, देखिए बिल्कुल, जो आज 40वां दिन है और 40वें दिन में हम कह सकते हैं कि घाट जो है काफी हद तक मिट्टी यहां से हट चुकी है। इस समय हमारे साथ जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वरी पाठक जी, वो हैं, और सारा श्रेय इस घाट को साफ करने का बिंदेश्वरी पाठक को जाता है, सुलभ इंटरनेशनल को जाता है। वो खुद यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने किस तरीके से इनिशिएटिव लिया कि हाँ ये घाट आपको साफ करना है? ये जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे तो देखा था यहाँ मिट्टी का अंबार लगा हुआ था, तो चाहते थे कि साफ हो जाए। तो स्वच्छता अभियान उनका चल रहा है, उसके दौरान गंगा मुक्ति और गंगा सफाई का अभियान चल रहा है। उसमें आए थे, इच्छा व्यक्ति थी कि मिट्टी हट जाए, साफ सुथरा हो जाए, ताकि नदी को फिर से या गंगा को फिर से। लेकिन इतनी तेजी से जो काम किया है, ये आपको लगता है कि अगर विल पावर है तो कुछ भी हो सकता है? जहां हम कहें शासन प्रशासन सिर्फ आंकड़े ही बनाते रहते हैं और इतनी तेजी से आपने काम किया है। हम प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ के जिलाधिकारी ने काफी सहयोग दिया है इसमें, और उनके सहयोग के कारण ही ये काम हो पाया है। तो मेरा कहना है कि प्रशासन और गैर सरकारी संगठन ये दोनों मिलके, और समाज में और लोग लगे हुए हैं, मिलके काम करे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं हो सकता है। जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, काम नहीं हो सकता है। लेकिन यह है कि सरकार और संस्था मिलकर काम करे तो काम जल्दी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर फावड़ा चलाया था, 40 दिन पहले फावड़ा चलाया था। आज आप मतलब कितना आप व्यक्त कर सकते हैं विश्वास कि ये पूरा जो घाट है वो और कितना समय लगेगा पूरा साफ होने में? इसमें ऐसा है कि 5 मार्च को सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना दिवस है। उस दिन हम लोग एकदम पूरा मिट्टी हटा के साफ करा के नाव चला करके चारों तरफ, और प्रधानमंत्री जी को हम लोग फोटो भेज देंगे, दिखा देंगे। और जब कहीं अपने स्विंग आएंगे तो फिर देखेंगे कि यहाँ पर नाव चलती रहेगी और मिट्टी दिखाई ही नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ जल ही जल होगा, गंगा जी होंगी और कोई नहीं रहेगा। जिस तरीके से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुलभ इंटरनेशनल काफी दिनों से इसमें लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप अब इसको आगे भी बढ़ाएंगे, देश भर में आगे बढ़ाएंगे इसको? देखिए, इसमें ऐसा है ना, महात्मा गांधी ने सफाई अभियान शुरू की थी 25 के आसपास, 1925 के आसपास। उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बल दिया है और हृदय से, मन से ये बात की है। तो स्वच्छता आंदोलन की बात जो है, और प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव के कारण हर व्यक्ति स्वच्छता की बात कर रहा है। वो जहां जाइए आप, स्कूल हो, कॉलेज हो, कार्यालय हो, कहीं बैठे आप, तो सब जगह प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव की चर्चा होती है। इन्होंने माइंड को इग्नाइट कर दिया है, एक दीप जला दिया है इसमें, और ऐसा जलाया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा की सभ्यता थी हमारी, उसके जब सब साफ सुथरा देश था ये, तो उस प्रकार से हर लोग लग गए हैं। और जब देश स्वच्छ नहीं होगा तो विकसित देश होगा कैसे? अच्छा, सुशासन दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। सुशासन के मायने क्या हैं, अगर मैं बिंदेश्वरी पाठक जी से पूछूं? सुशासन का मायने पहला है, कोई नंबर 1 व्यक्ति जो है वह ईमानदार है, और ईमानदारी से देश का विकास करना चाहता है, संस्थाओं को चाहता है कि वो काम करे, हर नागरिक काम करे और हर जगह विकास की बात करे, स्वच्छता की बात करे। तो कहने का मतलब ये है कि सुशासन अभी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, और लग रहा है कि कोई सरकार है, लग रहा है कोई प्रधानमंत्री है, लग रहा है कि देश चल रहा है। इसे सुशासन चारों तरफ दिखाई पड़ेगा आपको, जो पहले की अपेक्षा में अभी देखेंगे हर जगह लगेगा कि कुछ न कुछ काम हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये बिंदेश्वरी पाठक जी ने अपने विचार व्यक्त किए, किस तरीके से उन्होंने इस घाट को स्वच्छ करने में अपनी भूमिका दी है। लेकिन मैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से घाट को दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरामैन कृष्ण मोहन आपको उस घाट की तस्वीर दिखाएंगे। आज से 40 दिन पहले सुलभ इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इसको जो है अपने हाथों में लिया था, इसको साफ
साफ करने का जिम्मा लिया था और 40 दिन के अंदर अब ये घाट नजर आने लगा है। जहां ये मिट्टी का ढेर था, अंबार था, अब वो घाट नजर आने लगा है। करीब 18 से 20 सीढ़ियां जो हैं वो मिट्टी के अंदर निकली हैं। हमने बड़े बुजुर्गों से भी बात की, वो भी कहते हैं कि शायद उन्हें भी याद नहीं कि ये नीचे का घाट कब हुआ करता था। तो बिंदेश्वरी जी, आपको काफी श्रेय जाता है इसके लिए, तो बनारस के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? श्रेय तो हम दो आदमी को देना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और गंगा को साफ करने लगे हुए हैं। यहाँ के जिलाधिकारी को, राजेंद्र यादव को, उन्होंने भी काफी मदद की हमको, तब जाके हम कर पाए हैं। जिला प्रशासन साथ नहीं देता तो नहीं हो सकता था, इसलिए हम तो उन लोगों को देते हैं। हम तो लगे रहे, हम भी काम किया इसमें। तो निश्चित रूप से अगर सरकार भी स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिल जाए और दोनों का अगर मेल जोल हो जाए तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, और उसी की एक मिसाल बनारस के अंदर हुई है। ममता, निश्चित तौर पर अगर सरकार और जनता मिलकर कोई काम करे तो निश्चित तौर पर वो सफल होंगे। जी, और इस वक्त कह सकते हैं कि सुशासन को जरूर अनुभव किया, क्योंकि जिला प्रशासन की काफी मितेश्वर पाठक जी ने तारीफ की, जिसका मतलब है कि अगर प्रशासन भी इस काम में जुट जाए तो हम उद्देश्य ज्यादा अच्छे से और जल्दी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल सीधे रुख करते हैं, वाराणसी में ही स्वतंत्रता चौक पर मौजूद है हमारे संवाददाता आशुतोष। स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी जलाई थी, और ऐसे में आशुतोष ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने उस वक्त एक राष्ट्रीय चेतना शुरू की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस राष्ट्रीय चेतना का आह्वान बार बार किया जा रहा है, चाहे हम सुशासन की बात करें या हम स्वच्छता की बात करें, किस तरह आपको लगता है कि लोग इसको लेने को तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं ममता। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला 5 से 6 महीने का कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने उन बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है जिसको आजादी के पहले के योद्धाओं ने, चाहे वो पंडित मदन मोहन मालवीय हो या महात्मा गांधी रहे हो, वो चाहे बात सुशासन की हो, चाहे बात स्वच्छता की हो, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उसके इर्द गिर्द ही रह करके शासन प्रशासन को चलाना चाहते हैं। और इसका संकेत देने के लिए उन्होंने निश्चित रूप से जिस तरीके से उनकी सरकार ने कल पंडित मदन मोहन मालवीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा और उनको जो है इससे विभूषित किया, तो निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मालवीय जी के या महात्मा गांधी के उन आदर्शों के नजदीक रह करके इस देश के डेवलपमेंट और विकास का सपना देख रहे हैं। उन्होंने जो प्रतिबिंब चुना है, निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे वाराणसी का अस्सी घाट हो, चाहे गंगा हो, जहां पर स्वच्छता की वो बात करते हैं, निर्मलता की बात करते हैं, उसमें लोगों की जन सहभागिता की बात करते हैं, वो एक इसको पूरा मूवमेंट बनाना चाहते हैं, एक आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं, और जिसमें न केवल सरकार की भागीदारी हो बल्कि लोगों की भागीदारी हो, जिससे कि लोगों में उस चेतना का विकास हो सके, जिस चेतना का कहीं न कहीं सपना पंडित मदन मोहन मालवीय ने देखा था। उन्होंने आजाद भारत में एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए एक ऐसे विद्यालय और एक ऐसे संस्थान की नींव रखी थी जहां पर केवल जो है टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट निकल करके नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न भागों में ऐसे विद्यार्थी निकले जो समाज में चेतना पैदा कर सके, समाज के लोगों को कुछ दिशा दे सके। और निश्चित रूप से वह सारी जो प्रक्रिया थी, प्रयास था, आज जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 100 साल पूरा होने वाला है, तो ऐसे में ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री की जो पहल है वो निश्चित रूप से उस ओर ले जा रही है। जी ममता जी। आशुतोष, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आप स्वतंत्रता भवन पर मौजूद हैं, यहां पर भी एक विशेष कार्यक्रम होना है, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र खुलेगा अध्यापक शिक्षा के लिए, ये कितना महत्वपूर्ण है? ऐसी खबर है कि ये स्वायत्त रहेगा और इसके बारे में इसकी क्या और रूपरेखा होगी, इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी मिल सकी है या अभी उसके बारे में प्रतीक्षा की जा रही है? नहीं निखिल, बिल्कुल आज जो कार्यक्रम है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस हाल के उस दृश्य को भी दिखाएं, और जहां पर कार्यक्रम होना है यहां पर जो है एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी आ चुकी हैं, वो प्रधानमंत्री का इंतजार भी कर रही हैं। और जहां तक राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन की बात है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य पर अगर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि ये देश, हमारे देश में बहुत ही शक्ति है, हम केवल उन्हीं चीजों का निर्यात नहीं कर सकते हैं कि जिसका उत्पादन करते हैं, बल्कि हम अच्छे शिक्षक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर तैयार करके शिक्षकों की एक बड़ी मांग को हम पूरा कर सकते हैं। ये एक अंतर विश्वविद्यालयीय शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां पर देश के समूचे देश के प्रोफेसर, डॉक्टर जो विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, वो एक ऐसी जगह पर बैठ करके शिक्षा व्यवस्था और लोगों के लिए कई क्षेत्रों में शोध का काम करेंगे और शिक्षा व्यवस्था को और आगे ले जाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन
सोच है कि शिक्षकों को शिक्षित करके शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और आपका बहुत धन्यवाद इस खबर को और इस पूरे दृश्यों को हम तक पहुंचाने के लिए। हम आपको बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, जैसा कि हमने आपको बताया कि देश भर में सुशासन दिवस घोषित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सुशासन किसी भी देश की प्रगति की कुंजी है। सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक पहले हमारा मंत्र, हमारा ध्येय और हमारा सिद्धांत है। सरकार को नागरिकों के करीब लाना मेरा सपना रहा है ताकि वे शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सके। सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी और तीव्र बनाया जा सके। पुराने और जटिल कानूनों को निरस्त किए जाने की अधिनियम की पहचान कर ली गई है और दूसरे अन्य कानूनों की भी समीक्षा की जा रही है। सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि जन शिकायतों के निपटान को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन से सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। जी, और इसी पर आगे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमन चाहर जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर चाहर, अभी हमने सुना किस तरीके से विनेश्वर पाठक जी ने बोला है कि भाई जिला प्रशासन ने जब इतनी सहायता की तो हम संभव कर पाए जो काम किया गया है अस्सी घाट पे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रशासन चाहे तो सब काम हो सकता है, आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीद की किरण बुलंद होगी ये आज सुशासन दिवस के बाद, और क्या चुनौतियां आप महसूस करते हैं कि प्रशासन की ओर से आसान की जा सकती हैं जब आप जैसे लोग या हम जैसे लोग काम करने के लिए आगे आते हैं? नहीं, यह बात बिल्कुल सही है कि सरकारी और गैर सरकारी संगठन या अन्य संस्थाएं मिलकर के यदि काम करें तो काम को एक बहुत अच्छा स्वरूप दिया जा सकता है। और प्रशासन चाहे तो एक अच्छी सी चुनौती को सामने लेकर के और बहुत अच्छे से उसको अमल कर सकता है, उसको एक बहुत अच्छा रूप दे सकता है। और क्योंकि हम लोग जो हमारी संस्था है वो सभी जगह पर हम लोग सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और तभी सुलभ जो है आज 44 इयर्स में यहाँ तक पहुंची है और कार्य कर रही है। तो इसका श्रेय जो है वो सरकार को जाता है। और यदि हमें सरकार से और सहयोग मिलेगा, मतलब जो ये तो बेसिकली जो सफाई स्वच्छता कार्यक्रम है ये जन भागीदारी के साथ भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जन भागीदारी, सरकार, संस्थाएं जब तीनों मिलकर काम करेंगी तो यह कार्य अपने आप में आपको, अभी तो आपने 2-3 महीने में जो देखा है अच्छा कार्य आगे होता चला जा रहा है, इससे भी और अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। और वह दूर दूर नहीं है कि 2019 तक हम लोग प्रधानमंत्री जी के जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा, हम सब लोग मिलकर के यदि इसमें काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है ये हम इसमें अपने को चाहे पाएंगे कि हम लोग इसका रिजल्ट्स को पाने के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, पा ही लेंगे आप, पा ही लेंगे, क्यों नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि वर्ल्ड बिगन इज हाफ डन। ये अगर अच्छी शुरुआत हो गई है तो समझिए कि आधे से ज्यादा काम हो चुका है और उम्मीद करेंगे कि ये जो एक जागरण, जन जागरण की शुरुआत हुई है, स्वच्छता की बात कही जाए और आज सुशासन को उससे जोड़ने की बात कही जा रही है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है निश्चित तौर पर। और चाहे बनारस के लोगों की बात कहें या पूरे देश भर के लोगों की बात कहें, इस सुशासन से, इस स्वच्छता से लोगों को जोड़ने की जरूरत है और यही संदेश आज के इस सुशासन दिवस पर सरकार देना चाहती है लोगों को। प्रधानमंत्री स्वयं बनारस पहुंच करके बनारस के लोगों को और वहां से पूरे देश को यह संदेश देंगे कि सुशासन के साथ ही साथ स्वच्छता और इस पूरे मूवमेंट को एक जागरण के तौर पर, जन जागरण को बनाकर मिशन मोड में काम करने की जरूरत है और तभी शायद 21वीं सदी के सपनों के भारत का जो सपना हमने देखा है उसको साकार कर पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुमन चाहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ हम आप सबका भी धन्यवाद करना चाहेंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आज के दिन जिन लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो वादे अपने आप से कर रहे हैं उन्हें जरूर पूरा करने के लिए दिशा में तेजी से आगे काम करेंगे। इसके साथ ही लेते हैं आज से इजाजत। नमस्कार।